हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के जो टॉपिक है बिजनेस ओनरशिप एंड बिजनेस सर्विसेज, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप विजिट करके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम आज के टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं हमारी जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, ये हम डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस सेक्टर्स, इसमें प्राइवेट पब्लिक जॉइंट सेक्टर शामिल है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमएनसीएम जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हमारा यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्विज होने वाला है जिसमें आप और मैं दोनों मिलकर आंसर करेंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक ठीक हुई है। आपको क्लास बहुत ही ध्यान से देख रही है ताकि लास्ट में आप क्या कर पाओ, जो ये प्रैक्टिस क्विज है इनको आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। आज तक जितने भी हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं क्लास 11 से, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, एंड इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। तो कंपनी क्या होती है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर हम इसको समझे तो सेपरेट लीगल एंटिटी होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो अगर मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी का जो अस्तित्व है वो मुझसे अलग होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है, अगर वहां पे जो शेयर होल्डर है या मेंबर्स है उनके आने और जाने का कोई फर्क नहीं। मेंबर आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, कुछ एक मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है, लेकिन जो कंपनी है उसका जो स्टेटस है वो कैसा रहता है, यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, उस पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कॉमन सील की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास अपने जो साइन करने के लिए एक स्टैंप होती है, लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारे पास 2013 का कंपनीज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, तो इसको क्या कर दिया था, यहाँ से कंपल्सरी से हटा दिया गया। तो अभी कॉमन सील रखना कंपल्सरी नहीं है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसकी कैपिटल जो होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है, जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि मैं अपने शेयर किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेगुलेटेड होते हैं किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, और शेयर होल्डर हैव लिमिटेड फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी कहाँ तक होती है, सिर्फ वहीं तक होती है जहां तक उसने शेयर्स की मतलब जितने फेस वैल्यू पे उसने शेयर खरीद रखे हैं वहां तक ही जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फीचर्स वही हैं जो हमने पढ़े हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है, इसके अपने खुद की राइट्स होते हैं, लायबिलिटी होती है, लीगल ड्यूटीज होती है, कॉमन सील होती है ये, ठीक है, जिसके थ्रू ये अपने ट्रांजेक्शंस करती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएंगे परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि मेंबर्स के आने और जाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने जितने शेयर्स खरीद रखे हैं उतने की फेस वैल्यू तक ही वो पेमेंट करने के लिए लायबल होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप होता है, यानी कि जो कंपनी होती है और उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं, ठीक है, इनकी जो ओनरशिप होती है वो अलग होती है, कंपनी अलग होता है, शेयर होल्डर अलग होता है। हम शेयर होल्डर को कंपनी यहाँ पे नहीं कह सकते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, अब आता है यहाँ पे कंपनी के फॉर्मेशन का काउंट।
तो देखिए सबसे पहले जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसमें आपके पास आती है प्रमोशन की स्टेज। प्रमोशन की स्टेज में क्या हो जाएगा कि आप आइडिया लेकर के आओगे किस तरीके की कंपनी हमें बनानी है। देन आप उसका इनकॉर्पोरेशन करवाओगे, यानी कि आप उसका रजिस्ट्रार के पास उसका जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जाओगे। कैपिटल सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे करोगे, इसमें आप पब्लिक से अप्लाई करोगे और पब्लिक को रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपके शेयर्स को खरीदे। नेक्स्ट आपके पास जब यहाँ पे कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपका बिजनेस जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये जो प्रोसेस है ये प्राइवेट पब्लिक कंपनी का है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो जनरली पब्लिक में अपने जो शेयर है वो जारी नहीं करती है, तो उनका जो स्टेजेस होते हैं वो ये 2 ही स्टेजेस होती है, इसी में ही उनका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये स्टेजेस दे रखा है। जैसे अभी हमने प्रमोशन स्टेज के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है। देखिए आइडिया एंड फिजिबिलिटी की पहले सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास आइडिया आता है। वो आइडिया किससे रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि हमने कह दिया टेक्निकल फिजिबिलिटी कि आपके पास किस तरीके की टेक्निकल नो हाउ है, किस तरीके की नॉलेज आप रखते हो। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कि जो आपके पास फंड है वो सफिशिएंट है या नहीं उसको पूरा करने के लिए, या फिर आप उस फंड को जनरेट कर पाओगे या नहीं। साथ ही साथ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यानी कि आप उस बिजनेस से लंबे समय में प्रॉफिट अर्न कर पाओगे या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे रोल्स ऑफ प्रमोटर दे रखा है। तो प्रमोटर क्या होते हैं, वो पर्सन और ग्रुप होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कंपनी को क्या लेके आए, अस्तित्व में लेके आए। तो ये हमारे पास प्रमोटर होते हैं। चलो इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रमोटर होते हैं उनका कंपनी के साथ किस तरीके का रिलेशन होता है, ये आपको हमें बताना है। क्या वो उसके ओनर होते हैं, क्या वो उसके एजेंट होते हैं, क्या वो उसके शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि कंपनी का और प्रमोटर का रिलेशन किस तरीके का होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, एंट्रिंग इनटू प्रीलिमिनरी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कि क्या करते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आइडिया लेकर के आते हैं, उसके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स उनको प्रिपेयर करवाते हैं। नेमिंग प्रपोजल अप्रूवल एंड अपॉइंटिंग इनिशियल डायरेक्टर, और फिर क्या करते हैं, उसके कंपनी के नाम को अप्रूव करवाते हैं और साथ ही साथ जो इनिशियल डायरेक्टर होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट करने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइल किए जाते हैं। जैसे एमओए हो गया, ये क्या होता है, चार्टर होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है एक कंपनी का, और इसमें सारी के सारी जितनी भी एक्सटर्नल लिमिट्स होती है वो यहाँ पे डिफाइन की जाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल लिमिट से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस तरीके से कंपनी डील करेगी, तो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये एक इंटरनली होता है। इसमें क्या होते हैं, जो रूल्स होते हैं और जो डेली के जो बेसिस पे जो काम होने वाले हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं। रिटर्न कंसेंट होता है ये प्रपोज डायरेक्टर का, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, यानी कि वैधानिक रूप से मतलब अगर हम देखें तो जो एक पब्लिक कंपनी है उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी नहीं होता, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके लिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कंपल्सरी होते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट की आरओसी यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, इवैल्यूएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रजिस्टर द एंटरप्राइजेस अंडर द कंपनीज एक्ट। इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे और रजिस्ट्रार के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसमें आप क्या करते हो, इनवाइट करते हो पब्लिक को अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए। ठीक है,
तो उसके लिए कुछ नेसेसरी जो स्टेप्स है वो भी आपको फॉलो करने होते हैं। ये जो केस है ये किसके केस में बनेगा? पब्लिक कंपनी के केस में, क्योंकि जो एक प्राइवेट कंपनी है वो तो शेयर जारी कर ही नहीं सकती है, ठीक है। वो तो अपने जो प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं वहीं से ही क्या करती है, कैपिटल को जनरेट करने का काम करती है। ये पब्लिक कंपनी के केस में होगा कि इनवाइट करती है पब्लिक को, सेबी का अप्रूवल आपको चाहिए होता है, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने होते हैं, रजिस्ट्रार के पास आप प्रोस्पेक्टस भेजते हो, उसमें आपकी जो नेसेसरी डिटेल्स होती है कि आपको कितने शेयर्स आप दे रहे हो जनता में, उसकी फेस वैल्यू क्या है, और भी उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होती है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। उसके बाद आप एक बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बैंकर को डिसाइड करोगे, ब्रोकर या अंडरराइटर जो आपकी जो कैपिटल है उसको कलेक्ट करने का काम यहाँ पे करेगा। और यहाँ पे मिनिमम जो शेयर सब्सक्रिप्शन रूल है जो कि कितने का है कि 90% का, 90% तो आपको यहाँ पे अचीव करनी ही करनी है। यानी कि आपने फेस वैल्यू जितने के ऊपर अपने शेयर इशू किए हैं, मान लीजिए मैंने जो 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं, तो उस कंडीशन में मुझे 90,000 के जो अमाउंट है वो मुझे रिसीव होनी चाहिए, यानी कि मेरे बैंक में इतने अमाउंट डल जानी चाहिए ऐसे जनता के द्वारा। अगर नहीं कर पाती है तो फिर मैं शेयर इशू नहीं कर सकती, और मुझे ये सारा का सारा जो पैसा है वो विदिन 15 डेज रिटर्न इनको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल भी दिया हुआ है, एज पर से भी ए कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द टोटल इशू एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इफ इट फेल द पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज and all the received share application fund must be funded to the applicant, ठीक है। कि ये 90% का अगर रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाता है या रिसीव नहीं कर पाती है तो जितना उन्होंने रिसीव किया है सारा का सारा अमाउंट उनको वापस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, कमेंसमेंट हो जाता है कि अगर आपने 90% का रूल फॉलो कर लिया है उसके बाद क्या होगा कि आप कंपनी रजिस्ट्रार के पास क्या कर सकते हो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कंपनी रजिस्ट्रार क्या देखेगा, चेक करेगा कि आपने सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं या नहीं, उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है वो यहाँ पे इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो एक प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ 2 ही यहाँ पे रूल फॉलो होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें एक टैगलाइन आपको दी हुई है कि सहकारी संगठन क्या होता है, सबके लिए एक, सबके लिए सब, एक के लिए, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें जो सबके लिए होता है, यानी कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं उन सबके लिए होता है, और सब एक के लिए, यानी कि इसके जो सारे के सारे मेंबर हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। चलिए, तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का होने का मतलब क्या है, ये मतलब स्वैच्छिक संस्था है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने मिल करके इसको बनाया है, उस पे किसी भी तरीके की जबरदस्ती यहाँ पे नहीं की गई थी। वो जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि किस तरीके के बेनिफिट के लिए कि इनको पैसे से रिलेटेड बेनिफिट भी हो और ये सामाजिक जो इनमें मतलब एक सामाजिक रूप से इकट्ठे भी हो जाते हैं। वर्किंग फॉर द कोर फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल सेल्फ हेल्प, यानी कि बेसिकली इनका जो मेन मोटिव क्या होता है कि आपस में ये एक दूसरे की हेल्प कर सके। मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, एक अपना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है। तो 4 लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक फंड क्रिएट किया है जिसमें वो क्या लगा रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। जिस भी पर्सन को रिक्वायरमेंट है वो वहां से फंड ले सकता है, कुछ इंटरेस्ट पे वो वहां से फंड ले सकता है, और उसको क्या होगा, उसकी जो नीड है वो भी पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ उसको वो ग्रुप का मेंबर है तो वो वहां पे सोशली एक्टिव भी रहेगा। तो ये यहाँ पे इसका पर्पज होता है। अगर हम इसके रेगुलेशन की बात करें तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग ये चलता है, और ये इसकी टैगलाइन है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अच्छा, अभी इसका कोर पर्पस देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरमीडिएरी एंड प्रॉफिट हंग्री मिडिलमैन। तो इसका जो मेन जो पर्पस है वो क्या होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जो बहुत ज्यादा रेट पे क्या करते हैं, पैसा देने का काम करते हैं। मान लो मुझे जरूरत है पैसों की, और अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से पैसे लेती हूँ तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ तो वही पैसे मुझे कम रेट पे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है, तो वही सारी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, किसी का दबाव नहीं होता है, आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, मेंबर यहाँ पे बन सकते हैं। वन मैन वन वोट, चाहे आपने कितने ही शेयर क्यों ना खरीद रखे हो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, आपका जो वोट है वो कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। सर्विस मोटिव, इनका जो मेन मोटिव क्या होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, यानी कि पैसा उधार देना होता है और उसी से ही इनको जो भी अर्निंग है वो होती है। तो इसका ये किसी भी तरीके का प्रोडक्शन वगैरह नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है और कुछ उसकी लिमिटेशन है। एडवांटेजेस तो क्या क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसान होता है इसको रजिस्टर करना। लायबिलिटी यहाँ पे कैसी होती है, लिमिटेड होती है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जो पार्टनर्स है उन्होंने कलेक्ट की है वही कैपिटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे 4 लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि वो मैनेजमेंट इतना अच्छे तरीके से कर पाए जितना अच्छे तरीके से प्रोफेशनल कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होते हैं तो इसलिए इनका जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ऑडिटिंग है उनसे यहाँ पे क्या दी हुई है, रजिस्टर्ड ऑडिटिंग रूल्स लिमिटेड फ्रीडम। ठीक है, कि जो भी जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो यहाँ पे कैसे हैं, बहुत ही कठोर है, जिसके कारण जो इनकी लिमिट जो इनकी जो फ्रीडम है वो लिमिटेड हो जाती है, यानी कि वो ज्यादा स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे सेक्टर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जो बिजनेस ओनरशिप है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कितने सेक्टर्स होते हैं हमारे पास, 3 सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया और जॉइंट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर कैसा सेक्टर होता है, इसमें कुछ प्राइवेट मेंबर ही होते हैं, जैसे कि मैंने और आपने कुछ मतलब लोगों ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। स्टेट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिजनेस है तो वो पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। और गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ने मिलकर के, सॉरी गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ लोगों ने मिलकर के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसको हम यहाँ पे कहेंगे जॉइंट सेक्टर। ठीक है, मेन मोटिव की अगर हम बात करें तो प्राइवेट अगर है तो उसका मेन मोटिव क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। पब्लिक सेक्टर है तो इसका मेन मोटिव क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर हो गया। और यहाँ पे जो जॉइंट है इसका क्या हो जाएगा कि इनको प्रॉफिट भी चाहिए और पब्लिक सर्विसेज भी ये देने का काम करेंगे। कंट्रोल क्या होगा, प्राइवेट वाला है तो प्राइवेट बोर्ड का कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट का है यानी कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और ऑफिसर्स का यहाँ पे कंट्रोल होगा। और जॉइंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉइंट होगा, यानी कि कुछ लोग प्राइवेट के भी होंगे कुछ लोग गवर्नमेंट के भी होंगे। एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे प्राइवेट में आ जाएगा पे टाटा एंड मोटर्स, ठीक है, रिलायंस जियो हो गया, विप्रो हो गया, और भी बहुत सारे देखने को आपको मिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन रेलवेज हो गया, और ये जो भी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉन, ये कुछ मतलब इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, और LIC हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉइंट सेक्टर का तो इसमें आपका मारुति उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, कोची रिफाइनरी, यानी कि ये जो मतलब रिफाइनरी है जो ऑयल को प्रोसेस करके उससे जो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे कि किस किस तरीके की फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो सार्वजनिक कर्म है
में कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो देख लो। सबसे पहले है हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, इसमें क्या है, मैनेज्ड ए डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसमें जो गवर्नमेंट का है एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है अलग से, वो इसको मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया। ठीक है, तो इनकी अलग से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, ये गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंटल वर्किंग होती है। नेक्स्ट देखिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये एक पर्टिकुलर लॉ लेके आया जाता है पार्लियामेंट में और उसके थ्रू इनको बनाया जाता है। ठीक है, वैधानिक निगम होते हैं, ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ये बनाए जाते हैं और उसी के थ्रू ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल स्टेटस इनको मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें LIC हो गया, RBI हो गया, FCI हो गया। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी कैसी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जिसका 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। ठीक है, इसमें जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, ठीक है, गेल हो गई और ये भेल हो गई, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। आगे जो हमारा टॉपिक आता है मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी आज के टाइम में आपने बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है कि इनका जो हेड ऑफिस तो एक कंपनी में होता है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस होती है वो अलग अलग कंपनियों में देखने को आपको मिल जाएंगे। आज के टाइम में मल्टीनेशनल कंपनीज का बहुत ज्यादा जो दौर है वो चला हुआ है। आफ्टर लिबरलाइजेशन बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के भारत में भी एस्टेब्लिश हुई हैं। अच्छा, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो है अलग अलग देशों में जाकर के क्यों एस्टेब्लिश होती हैं, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके फीचर्स देखें तो मल्टीनेशनल कंपनी है, आप एक देश से दूसरे देश में जाकर के उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। साथ में आपका जो मार्केटिंग नेटवर्क है, यानी कि आपकी जो एक प्रोडक्ट को बेचने की जो कैपेसिटी है, हम ये कहें आपकी कुशलता है, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसको सेल कर पाओगे। ड्राइवन बाय एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इसका जो सेकंड रीजन है वो ये भी है कि जो दूसरे देश होते हैं उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, तो क्या करते हैं जो देश के जो PM होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके साथ अलायंस करके भी क्या ले आते हैं, टेक्नोलॉजी को ले आते हैं MNCs के रूप में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस तो क्या क्या हो जाएंगे, अगर आपके पास MNC आएगी हमारी कंट्री में तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी। FDI का फ्लो होगा कि हमारे देश में क्या होगी, बहुत सारा पैसा आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगा। टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो दूसरे देशों की नई नई टेक्नोलॉजी है वो आपके पास यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या हो जाएगा कि जो हमारे लोकल कॉम्पिटिटर्स होते हैं या जो हमारे लोकल शॉपकीपर हो गए या बिजनेसमैन हो गए, उनके यहाँ पर जो है नुकसान होता है। ठीक है, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, यानी कि जो बहुत सारा प्रॉफिट उन MNCs ने कमाया होता है वो अपने देश में लेके जाते हैं, तो बहुत सारा जो पैसा है वो हमारे देश से दूसरे देश में चला जाता है और यहाँ पे डोमिनेंस हो जाता है, यानी कि जो दूसरे देश की जो गवर्नमेंट है वो हमारे गवर्नमेंट के जो भी कार्य होते हैं उनमें क्या करने लग जाती है, इंटरफेयर करने लग जाती है। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भारत में बहुत इंटरफेयर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई तुम रशिया से तेल मत खरीदो। ठीक है, तो वो क्या है, उनका इंटरफेयर ही है। हम जैसे क्या खरीदते थे, ऑयल खरीदते थे गल्फ कंट्रीज से। ठीक है, अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया गया है या उसका मतलब उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें तेल लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये भी क्या है, एक रीजन है कि जो आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, वो यहाँ पे बहुत ही स्लो डाउन जाती जा रही है और जो हमारे जो रुपीज की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन डाउन जाती जा रही है। ठीक है, अभी भी जो रुपीज की जो वैल्यू है आपकी जो 95 रुपीज के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी और ये एक टाइम में 98 तक भी चला गया था।
तो ये बहुत ही मतलब बड़े दुख की बात है कि हमारे जो रुपए की वैल्यू है इतनी डाउन चली गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर, जो कि हमने अभी पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है। तो वो इसको इंक्लूड करके जॉइंट वेंचर बनाते हैं। सॉरी, जॉइंट वेंचर क्या हो जाता है वो देखिए। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को बना लेते हैं, तो वो होता है जॉइंट वेंचर। देखिए, व्हेन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस, यानी कि दो स्वतंत्र बिजनेस है। मान लीजिए मैं कुछ और करती हूँ, ए एक पर्सन है, वो एक बिजनेस कर रहा है, और एक पर्सन है बी, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, ए बी बना देते हैं, यानी कि एक ही कंपनी बना देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जॉइंट वेंचर। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो यहाँ पे ये देखोगे कि पहले एक कंपनी हुआ करती थी, वोडाफोन। ठीक है, इसकी सिम बहुत अच्छी चला करती थी, इसके फोन भी आया करते थे। एक कंपनी होती थी आइडिया। तो इन दोनों में क्या हो रहे थे, कंटिन्यूअसली आप ये कह सकते हैं आप लॉस हो रहे थे, या फिर इन कंपनियों का अपना कुछ अलायंस रहा होगा, जिनके कारण आज अगर आप देखोगे तो ये दोनों कंपनियां नहीं है, लेकिन इन कंपनी के स्थान पर एक कंपनी आ गई है VI, यानी कि वोडाफोन इंडिया। इन दोनों ने क्या कर लिया है, अपने आप को ज्वाइंट कर लिया है, और अब ये कंपनी क्या करती है, ज्वाइंटली एक दूसरे को प्रेजेंट करने का काम ये करती है। तो आप इसमें VI का एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, इससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि रिसोर्सफुल हो जाते हैं, कि ये अपने जो रिसोर्सेज है उनको कंबाइन कर लेते हैं, कि जो दूसरी कोई कंपनी है उसके साथ ही compete कर सके, या मार्केट में ये स्टैंड कर सके, न्यू मार्केट इनको मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए अभी जो VI है, जो आपकी वोडाफोन है, वो पहले एक मार्केट को एक्सेस कर रही थी, लेकिन वो क्या हो गई, VI हो गई, तो अब वो दूसरी मार्केट को भी इजीली क्या कर पाएगी, एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक आता है वो बिजनेस सर्विसेज का होता है। इसमें अगर हम बिजनेस सर्विसेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास कैसे कैसे सर्विसेज होगी, बैंक की सर्विस होगी, बीमा की सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, और कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि बैंकिंग सर्विस का हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 30% आता है, इंश्योरेंस सर्विस का 25% आता है, वेयर हाउसिंग का 20%, ट्रांसपोर्टेशन का 15%, और कम्युनिकेशन का 10%। तो ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इसके थ्रू आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है। तो बैंकिंग सर्विसेज वही होती है कि हम बैंक में गए, हमने अपना खाता खुलवाया, हमने उनको क्या दिया, हमने उनको डिपॉजिट दिया, उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया, हमने उनके पास FDI करवाई, उन्होंने हमें क्या दिया, FD प्लस इंटरेस्ट दिया। ठीक है, आपको पैसों की जरूरत है, आपके बैंक के कस्टमर हो। ठीक है, आपने क्या किया, अपना अकाउंट वहां पे खुलवाया, बैंक आपको क्या देता है, लोन देता है। बैंक आपको क्या देगा, यहाँ पे लोन देगा। वो आपको गोल्ड लोन दे सकता है, वो आपको होम लोन दे सकता है, या आपको किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट हो आपको वो भी देगा। साथ ही साथ अगर आपका रेपुटेशन या फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको पर्सनल लोन भी दे सकता है। तो ये सारा बैंकिंग सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होता है, बैंक्स एक्ट एज अ लाइफलाइन ऑफ ट्रेड टू मोबिलाइज अ सेविंग। यानी कि बैंक क्या करता है, तो मान लो आपने सेविंग किया और मेरा बिजनेस है, आपकी सेविंग को लेकर भी वो मुझे देगा, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, और मुझसे क्या लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा। तो ये बेसिकली बैंक का काम होता है। और ऑफरिंग यहाँ पे क्या क्या होती है, जैसे कि अगर हम देखें तो एक तो आप डिपॉजिट हो गया, ठीक है, सेविंग अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू, फिक्स अकाउंट के थ्रू, और रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पे होते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका यहाँ पे क्या लिखा है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। और करंट अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? इसमें इसमें जो आपके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, उसकी कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं होती है कि आप पर डे के हिसाब से आप बहुत सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। इसमें सेविंग अकाउंट में और अदर अकाउंट में आपकी लिमिट हो जाती है। फिक्स अकाउंट है तो वो फिक्स ही हो जाता है, उसको तो आप साल मतलब जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तभी आप उसको पैसे निकलवा सकते हैं। एडवांस आप ले सकते हो बैंक से, जैसे लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया। इस तरीके से ई बैंकिंग बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जैसे आपको एनईएफटी आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, आरटीजीएस इसमें भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये आईएमपीएस इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसमें बहुत जल्दी पैसा आपका जो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारी बैंक जो स्कीम से ये बैंक ऑफर करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस क्या करते हैं? इंश्योरेंस आपका जो लाइफ है या फिर आपका जो बिजनेस है उसको इंश्योरेंस करने का काम देता है। यानी कि एक अश्योरेंस की तरह होता है कि मान लीजिए आपको किसी भी तरीके का लॉस होता है तो उसको कौन बियर करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे बियर करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, लाइफ इंश्योरेंस आता है। ये एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं उनकी लाइफ को इंश्योरेंस करने का काम करती है कि मान लो आपको किसी भी तरीके के मतलब आपको तो नहीं मतलब ये कहें कि अगर मान लो कोई भी एक्सीडेंट होता है या भी कोई भी आपको बीमारी की वजह से आपका कुछ नुकसान होता है तो उस कंडीशन में लाइफ इंश्योरेंस से आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में ये होता है कि मान लो आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है या तो आपके घर को या आपके बिजनेस में किसी भी तरीके की आग वगैरह लग जाती है तो उससे आपको यहाँ पे सेफ्टी मिल जाएगी, यानी कि आपको पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। मरीन इंश्योरेंस ये बेसिकली क्या होता है, जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं ये उनके लिए होता है, क्योंकि समुद्र में भी क्या होता है बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, कुछ समुद्री उफान आ सकते हैं जिनकी वजह से जो माल है वो डूब जाए या फिर जो लुटेरे होते हैं वो उस माल को लूट ले। तो ये मरीन इंश्योरेंस क्या करता है, वहां पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपकी जो भी आप माल को लेके जा रहे हैं या माल को लेके आ रहे हैं उसको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन आपका कैसे कैसे हो सकता है, आप बाय रोडवेज यानी कि आप जो सड़क के द्वारा अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। रेल के द्वारा आप अपने माल को भेज सकते हैं। रोडवेज से अगर आप भेज रहे हो तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। रेलवे के थ्रू ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। और एयरवेज क्या है, अगर आपको बहुत ही फास्ट वे में अगर आपको कोई माल भेजना है तो एयरवेज फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बहुत प्रीमियम प्राइसिंग है, मतलब इनका जो रेट होता है वो भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको। मॉडर्न वेयर हाउसिंग। मॉडर्न वेयर हाउसिंग बेसिकली होता क्या है कि आजकल आप देखोगे तो आप फ्रूट्स देखिए, ठीक है, आप चाहे कोई भी सीजन हो आपको हर तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, प्रॉपर वेयर हाउसिंग की वजह से। वेयर हाउसिंग क्या होता है, प्रोवाइड सेफ स्ट्रक्चरल स्टोरेज स्पेस, यानी कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरेज यानी कि किसी सामान को इकट्ठा रखने की जगह प्रोवाइड करता है ताकि जो मटेरियल है वो हर मौसम में बढ़िया रहे, जो मॉइस्चर को वो ना पकड़े और उससे जो चोरी होने का डर है वो ना अराइज हो। और जैसे ही मार्केट में अगर उसकी डिमांड होती है तो हम उसको प्रोवाइड करें। जैसे आप देखोगे कि फ्रोजन मटर आते हैं, ठीक है, वो आपको हर सीजन में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। वो किस वजह से हो रहा है, वेयर हाउसिंग की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, मर्जिंग कार्गो शिपमेंट, यानी कि आपको कार्गो वालों के साथ भी क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन रहता है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं वो हर साल कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। टाइप्स अगर हम देखें तो प्राइवेट होते हैं, कुछ प्राइवेट फर्म क्या करती है, वेयर हाउसिंग करने का काम करती है। और ये वो कुछ रेफरेंस होते हैं, ओपन टू जनरल पब्लिक ऑन रेंट, ठीक है।
और बॉन्डेड होते हैं लाइसेंस्ड टू एक्सेप्ट अनपेड ड्यूटी इम्पोर्टेड गुड्स। ये क्या होते हैं, जो बाहर के देशों में जो माल होते हैं हमारा से रिलेशन में हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से हमने कोई माल मंगवाया और जैसे ही हमारे देश में उसकी रिक्वायरमेंट हुई, हम उनको धीरे धीरे सेल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन के मामले में अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, पोस्ट होते हैं, तो बाय पोस्ट हम इसको भेजते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, पार्सल हो गए, कुरियर्स हो गए, वो हम यहाँ पे भेजते हैं। टेलीकॉम हो गया, टेलीकॉम में जैसे हमारे जैसे मोबाइल नेटवर्क हो गया, जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। क्लाउड कोलैबोरेशन हो गया। अच्छा, ये क्लाउड कोलैबोरेशन क्या होता है, जैसे आप एक देखोगे एक चीज, क्लाउड स्टोरेज होता है, और यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या है कि जैसे कि अभी हम जैसे यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही है जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास फोन है, तो फोन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाउड कोलैबोरेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें जैसे बहुत सारे ऐप हो गए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, और आप देखोगे तो टेलीग्राम हो गया, या फिर आप देखोगे तो इंस्टा हो गया। तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कोलैबोरेशन में आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ मतलब एक जो एप्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो क्लाउड कोलैबोरेशन में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन दे रखा है, ये इतना जरूरी नहीं है। ये बेसिकली बताता है ईयर टू ईयर कितना आपका जो डिजिटल पेमेंट हुआ है। जैसे 2021 जो बेस ईयर था, उसमें 35 बिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ, 2022 में आपका 55 बिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, 2023 में आपका 78 बिलियन का, और 2024 से लेकर 2026 तक ये हाईएस्ट रहा है, 120 बिलियन ट्रांजेक्शन का ये रिकॉर्ड किया। ये बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पहले 2021 में जब ये आया था, या फिर उससे पहले जब आया था, तो ये इतना मतलब ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखो तो ये तो कहाँ नहीं, 35 से 120 बिलियन तक पहुंच गया, यानी कि बहुत ज्यादा जो इसका जो यूज है यूपीआई का वो होने लग गया है। अब आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी चैलेंज इन कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स में टेक्नोलॉजी के मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या क्या चुनौतियां आई हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है बेसिकली कि आपके जो फोन है या फिर आपके जो डेटा है वो किसी और के द्वारा यूज किया जाना, वो साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल थेफ्ट यानी कि आपके जो पैसे होते हैं वो यहाँ पे चुराए जा सकते हैं, आपका जो डेटा होता है वो यहाँ पे चुराया जा सकता है। तो ये कॉमर्स में एक बड़ा ही चैलेंज है कि जो आपका डेटा है, आपका फाइनेंस है, वो इजीली एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है। मतलब इजीली तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लूपहोल्स होते हैं जिनसे ये ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे डेटा ब्रीच हो गया, इसमें आपकी क्या होती है, आपकी जो बैंक डिटेल्स वगैरह आपकी लीक हो जाती है, आपके जो लीगल कंप्लायंस चैलेंज है वो भी यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, मान लो आपका डेटा, आपका जो पैसे चोरी हो गए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे पुलिस के पास, उसकी कंप्लेंट करवाओगे। तो एक ये भी चैलेंज यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। प्रिवेंटिव कंट्रोल, ये हमें इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। एंड टू एंड डेटा इंस्क्रिप्शन कीज। एंड टू एंड डेटा इंस्क्रिप्शन की क्या होती है कि मान लीजिए मैंने और आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो वो ट्रांजेक्शन हम दोनों के बीच में ही रहेगा। जैसे व्हाट्सएप कहता है कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है तो उसमें दो ही चीजें रहेंगी, तीसरे थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो पर्सन है, जैसे उसके फिंगरप्रिंट्स हो गए या फिर उसके जो
आप ये कहें कि उसकी ऐप का नोट हो गया, तो उस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि मल्टीपल लोग लगा करके जो सिर्फ आपको ही पता हो। ठीक है, तो ये भी चीजें भी यहाँ पे हो सकती है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अब ये आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें पता लगेगा कि आपने कितना अच्छे से इसको पढ़ा है। साथ ही साथ एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वहां पे आपको जो पीपीटी है वो वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आप इसको दोबारा से भी आप पढ़ भी सकते हैं, आप बैठ के आराम से, और इसको देख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यूज की। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, व्हाट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या इनकॉर्पोरेशन बिल। हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है, ये चार्टर होता है कंपनी का, और इसी को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कहा जाता है। वन मैन वन वोट, ये किससे रिलेशन में आता है, तो वन मैन वन वोट का रिलेशन किससे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है, उसमें हमें क्या किया है, Which of the following is an example of statutory corporation? Statutory corporation क्या होता है, जिसको जो पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के जो रूल होते हैं उसके थ्रू बनाया हुआ होता है, तो वो होता है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था हमारी एलआईसी हो गई, हमारी आरबीआई हो गई और हमारी एफसीआई हो गई। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एलआईसी, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो जाएगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो वो कितनी होनी चाहिए इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में तो मिनिमम हमारे कितना दिया हुआ था, 51%। ठीक है, तो इतना कैपिटल कंपनी का अगर है किसी बिजनेस में, तो वो कैसे हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन और होता है कि मान लो एक गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें मैं वर्किंग हूँ, ठीक है, एक गवर्नमेंट कंपनी है उसमें आप वर्किंग हो, तो क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि अगर आप एक कंपनी में है जो जिसका जो 51% शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है, तो आप उसमें काम कर रहे हो, तो क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये चीज आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें कवर नहीं होती, तो देखिए जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं कवर होगा, यहाँ पे फायर भी कवर हो जाएगा, मरीन भी हो जाएगा और थेफ्ट भी हो जाएगा। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो जनरल के अकाउंट यहाँ पे नहीं होगा। वेयर हाउसिंग से क्वेश्चन है कि वेयर हाउसिंग क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी, कैसे यूटिलिटी को वेयर हाउसिंग क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पे कहें कि प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी या फिर पोसेशन यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी स्थान से रिलेटेड होती है। टाइम यूटिलिटी क्या होती है कि टाइम पर उस चीज को पहुंचाने तक रिलेटेड होती है। फॉर्म यूटिलिटी उसके कन्वर्जन से रिलेटेड होती है और पोसेशन यूटिलिटी उसके अधिकार से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम यूटिलिटी। क्योंकि जो वेयर हाउसिंग है उसके थ्रू हमें क्या होता है कि हम पूरे साल कोई भी चीज की डिमांड कर सकते हैं, वो हमें इजीली मिल जाती है, तो ये हो जाएगा टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं दिस टाइप ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू करने का काम यहाँ पे करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, पब्लिक कंपनी करती है, शॉर्ट प्रोप्राइटर नहीं करती है, स्टैट्यूटरी भी नहीं करती है। तो करने जो प्रोस्पेक्टस इशू है वो कौन सी कंपनी यहाँ पे करेगी, पब्लिक कंपनी इशू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, कैसी लायबिलिटी होती है,
तो यहाँ पे कैसी लाइबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि उनके जो राइट्स होते हैं वो कहाँ तक सीमित होते हैं, जितना उन्होंने कैपिटल दे रखी है वहां तक ही सीमित होते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक को कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जस्ट a minute। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे कि इंडियन रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इंडियन रेलवे किस चीज का एग्जांपल है यहाँ पे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, गवर्नमेंट कंपनी का, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, या फिर जॉइंट अंडरटेकिंग का। तो जो इंडियन रेलवे के बारे में हमने पढ़ा था कि इंडियन रेलवे में क्या होता है कि एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है और उसके अंदर इंडियन रेलवे काम करती है, तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो जाएगी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पब्लिक वेलफेयर, मार्केट डोमिनेंस यानी कि मार्केट पे कब्जा करना, या फिर कंपटीशन करना। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो यहाँ पे होता है पब्लिक वेलफेयर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन भी है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिजिटल इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सिस्टम यूपीआई। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो यूपीआई का हमारे यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन पूछा है, ये आप बता सकते हो कि जो कंपनी है वो कैसी होती है, कंटिन्यू रहती है मेंबर्स के आने जाने से। ठीक है, चाहे मेंबर आए चाहे मेंबर जाए वो कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट क्या है, इन विच स्टेज ए कंपनी ऑब्टेन इट्स लीगल बर्थ कब मिलता है, तो उसको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मिल जाता है। और उसके बाद आ गया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर एडवांटेज ऑफ। ठीक है, कि आपको जो है आप टेक्नोलॉजी मिल रही है तो वो किस किस सिचुएशन में मिलती है, तो वो एमएनसी के टाइम पे मिलती है। नेक्स्ट देखिए, विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। यानी कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो लाइफ इंश्योरेंस है उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मरीन, फायर और बर्गलरी ये भी क्या होता है, एक तरीके का थेफ्ट होता है बर्गलरी में। तो इन पर जो है इंडेमनिटी का जो सिद्धांत है वो लागू होता है, लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लागू होता है। ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होती है। हेड ऑफिस ऑफ एमएनसी इज लोकेटेड इन, कि जो एमएनसी का हेड ऑफिस है वो कहाँ होता है, तो जहाँ पे उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, जहाँ से वो मतलब निकल के आई है होम कंट्री, वहीं पे ही क्या होता है उसका हेड ऑफिस होता है। नेक्स्ट देखिए, विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द हेड ऑफिस ऑफ मर्टिनो, ये भी यहाँ पे रिपीट हो गया है। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर विच स्टेट, कि किस स्टेट से पहले आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला है ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि देखिए पहले हमारे पास प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, और ये जो शेयर अलॉटमेंट, और अच्छा ये ठीक है क्योंकि इसमें साथ में शेयर अलॉटमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट हम तभी करते हैं जब आपका जो मिनिमम कैपिटल वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज यूजुअली गिवन ऑन विच बैंक अकाउंट। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है वो आपको कौन से अकाउंट में देखने को मिलेगी, करंट अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि करंट अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, डेली के जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत सारे कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे ही आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि आप बैंक से थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, प्रॉफिट एंड रिसोर्सेज बिटवीन टू सेपरेट एंटिटीज। तो ये क्या होता है, जॉइंट वेंचर।
ठीक है, जहाँ पे 2 आ गया वहां पे 2 आ गए, तो 2 आ गए तो वहां पे जॉइंट वेंचर हो जाएगा। साइबर क्राइम एंड डाटा ब्रीच आर चैलेंज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? ई कॉमर्स से रिलेटेड ये पार्ट है, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग से। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर पूछा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो मिनिमम नंबर होने चाहिए यहाँ पे 10, यानी कि 10 लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं कि कंपनी क्या होता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है। ये कुछ और यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पीपीटी के लिए भी मुझे बता सकते हैं। तो ये आज का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम कल के क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।